हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 19 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। इसका पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से भी ले सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन हैं अर्थव्यवस्था, देश विदेश, सीमा पर जो हो रहा है उन सब से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत शॉकिंग है। चीन ने खूनी झड़प के दौरान हिरासत में लिए 10 भारतीय सैनिकों को 3 दिन बाद रिहा किया। तो इनमें कितने ऑफिसर थे? इसका आंसर होगा 4 ऑफिसर थे और 6 सोल्जर्स थे। द हिंदू ने इस खबर को पब्लिश किया है। देखिए, दरअसल गलवान घाटी में 15 जून की आधी रात और 16 जून की अर्ली मॉर्निंग को कई घंटे तक झड़प चली थी, खूनी झड़प, और उसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। 78 जो सोल्जर्स हैं वो घायल हुए थे, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। लेकिन अब जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है। द हिंदू के अनुसार चीनी फौज ने खूनी झड़प के दौरान ही 10 भारतीय सैनिक और अधिकारियों को हिरासत में ले लिया था। उनको छुड़ाने के लिए भारत की ओर से मेजर जनरल स्तर की वार्ता करनी पड़ी। द हिंदू के अनुसार 18 जून की शाम 5 बजे भारतीय सैनिकों को चीन ने रिहा किया। मेरे बगल में आप न्यूज क्लिपिंग भी देख रहे हो। तो इसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल है और 3 मेजर हैं और 6 सोल्जर्स हैं। इधर सरकार ने बयान जारी करके कहा है कि उसका कोई भी सैनिक भारत का लापता नहीं है। तो ये स्थिति है, अजीबोगरीब देखने को मिल रही है। चाइना की ओर से जो एक्टिविटी हो रही है और इंडिया की ओर से वार्ता करनी पड़ रही है अपने सैनिकों को छुड़ाने के लिए, जो न्यूज़ के अनुसार मैं ये बता रहा हूँ। ओके, देखिए, चीन के सैनिकों के बीच जो हिंसक झड़प हुई थी उसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और इसके लिए चीन ने 2 दिन पहले ही प्लान बना लिया था। ऐसी अब खबरें आ रही हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इस पूरे मामले में चीन का क्या कहना है? देखिए, चीनी विदेश मंत्रालय का उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें समाचार एजेंसी रॉयटर्स के पत्रकार ने उसके जो प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के चाओ लीजियान, उससे सवाल पूछे कई सारे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। तब उसने कहा कि इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया ने LAC पार किया, चीनी सैनिकों को उकसाया और उसके बाद झड़प हुई। उसने कहा कि भारत को इस मामले की जांच करनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को सजा देनी चाहिए। उल्टा चाइना ये कह रहा है। तो स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेपाल के राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ ही भारत के 3 इलाकों को शामिल दिखाने वाला नया मैप संविधान का हिस्सा बन गया। तो राष्ट्रपति का नाम बताएं, नेपाल के राष्ट्रपति का। आंसर होगा विद्या देवी भंडारी। ओके, देखिए, ये जो नया मैप है उसमें भारत के 3 इलाके कौन कौन से, कालापानी, लिम्पुआधुरा और लिपुलेख, उसको नेपाल के हिस्से में दिखाया गया है। निचले सदन प्रतिनिधि सभा में पहले ही ये पास हो चुका था। पहले मैंने करंट अफेयर्स में बताया था और काफ़ी डिटेल में आपको मैंने इसके बारे में बताया था। और उसके बाद 18 जून को उच्च सदन यानी नेशनल असेंबली में भी ये बिल पास हो गया और इसके बाद भंडारी ने इस पर सिग्नेचर कर दिए विधेयक पर। और ये माना जा रहा है कि इसमें चीन की बड़ी भूमिका है। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली, वो चीन के एम्बेसडर के प्रभाव में है। मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है जो करंट अफेयर्स में पिछले आप मेरे बगल में देख रहे हो। आप वो वीडियो फिर से देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेपाल के बारे में जो भी पॉलिटिक्स चल रहा है, इंडिया के खिलाफ जो भी कुछ कर रहा है, उसकी वजह क्या है। ओके, तो अब नया मैप जो नेपाल ने जारी किया उसको अब संवैधानिक दर्जा मिल गया है और उसके साथ ही ये भारत के लिए हमेशा के लिए अब सिरदर्द बन चुका है। ये जो नया मैप है वो एक और डेवलपमेंट हुआ है कि नेपाल ने नई चौकियाँ बना ली हैं, पोस्ट बना लिए हैं इस नक्शे के पास होने के बाद, और ये काला पानी के पास ही चांगरू इलाके में बनाया है। हालांकि पहले से जो उसकी सीमा है वहीं पर बना है, लेकिन वो काला पानी के ठीक बगल में उसने बना लिया है पोस्ट पर, और वहाँ पर उसको अस्थाई चौकी कहा दिया है उसने। और वहाँ पर सशस्त्र पुलिसकर्मी वहाँ तैनात कर दिए गए हैं। इससे पहले केवल लाठी हाथ में रखने वाले पुलिसकर्मी ही तैनात होते थे, लेकिन अब वहाँ पर हथियारबंद लोग तैनात हो गए। तो ये है नेपाल की ओर से ये स्थिति देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चीन से सीमा विवाद के बीच इंडियन एयरफोर्स ने रूस से कितने नए लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है? कौन कौन से विमान है उसमें? तो MiG-29 है और सुखोई Su-30 MKI है।
आंसर होगा 33। 33 जो है नए फाइटर प्लेन तुरंत ज़रूरत पड़ी है एयरफोर्स को। उसमें 21 है मिग 29, 21 की संख्या में, और 12 की संख्या में सुखोई विमान जो है वो लेने की बात चल रही है, प्रस्ताव दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अच्छा, रूस ने भी कुछ महीने पहले लड़ाकू विमानों को भारत को बेचने की पेशकश की थी, और अब चूंकि अचानक ये ज़रूरत पड़ी है क्योंकि चाइना के साथ हमारा तनाव लगातार हाई लेवल पर बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे में ये जो विमान है वो मंगवाया जाएगा। अभी प्रस्ताव चल रहा है। और ये मॉडल क्यों इसी वक्त तुरंत, क्योंकि ये जो दोनों मॉडल है वो पहले से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा उड़ाए जा रहे हैं और पायलट इससे परिचित हैं, तो आसानी से वो इसको उड़ा सकते हैं। और मिग 29 जो है उसके 3 स्क्वाड्रन ऑलरेडी इंडिया के पास मौजूद हैं। तो ये फाइटर प्लेन जो है बहुत सारी दुर्घटनाओं में जो वायुसेना के विमान खो गए थे, मतलब हमने खो दिए थे, उसकी भरपाई करेंगे। ओके, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वायुसेना कुछ समय पहले से ही इस पर काम कर रही थी, लेकिन अब जो चीन के ओर से धोखेबाजी हुई है उसकी वजह से जो आगे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटना हो सकती है, तो इसलिए अब प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। एक और बात कि जो 36 राफेल विमान फ्रांस से आने थे उनका क्या हुआ? तो द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार राफेल फाइटर प्लेन की डिलीवरी में थोड़ी सी देर हो सकती है इंडिया आने में, क्योंकि कोविड-19 की वजह से फ्रांस में पिछले 3 महीने में वहाँ हालात काफ़ी ख़राब थे। हालांकि इसके बावजूद फ्रांस ने ये कहा था कि समय पर राफेल वो दे देगा, लेकिन कब तक इसका अभी तक पता नहीं है। तो इसलिए इंडिया ने सोचा कि जल्दी से, एयरफोर्स ने सोचा कि जल्दी से रसिया से ले लिया जाए फाइटर प्लेन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय रेलवे ने चीन की किस कंपनी को कॉरिडोर बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था उसे रद्द कर दिया? इसका आंसर होगा बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड। ओके, देखिए किसने ठेका रद्द किया, ये सवाल हो सकता है। तो रेलवे की एजेंसी है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, DFCCIL। तो उसने ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया है। कितने का कॉन्ट्रैक्ट था? तो चाइनीज कंपनी को जून 2016 में ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था, 471 करोड़ रुपए का एक टोटल कॉन्ट्रैक्ट था। इस रकम से कानपुर और दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन के बीच में, दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन मतलब पहले वो इलाका कहा जाता था मुगल सराय, तो उसके बीच में 417 किलोमीटर लंबे जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, उसके सिग्नल का काम होना था वहाँ पर, और इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस किया था। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मतलब केवल मालगाड़ी के लिए वो कॉरिडोर होगा, उसमें मालगाड़ी चलेंगे। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने की वजह क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने की जो वजह है वो गालवान वैली में खूनी संघर्ष को नहीं बताया गया, बल्कि ये बताया गया है कि चीनी कंपनी की लापरवाही और काम ठीक से न करने की वजह से ये ठेका रद्द किया गया है। पिछले 4 साल में केवल 20% ही कामकाज हुआ, जो नॉर्म्स थे, जो शर्त थी वो पालन नहीं किया गया। तो रेलवे की जो एजेंसी है उसने इसकी शिकायत वर्ल्ड बैंक से भी की थी और आखिरकार रेलवे ने ठेका रद्द कर दिया। देखिए, भले ही रेलवे ने चीनी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की वजह जो है सीमा विवाद नहीं बताया है और ये कहा है कि उसकी लापरवाही है, लेकिन ये माना जा रहा है मुख्य वजह जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में जो अभी टेंशन चल रहा है वो एक बड़ी वजह है। ओके, दरअसल गालवान वैली में जो हिंसा हुई थी, हिंसक झड़प हुई थी, उसके बाद से भारत में बायकॉट चाइना अभियान जोर पकड़ रहा है और पब्लिक सेंटिमेंट भी है इस वक्त, तो ये एक किया गया। अच्छा, मैं कुछ तथ्य बता दूं आपको कि चीन जो है अपने टोटल निर्यात का लगभग 3% के आसपास जो है इंडिया को निर्यात करता है, लेकिन ये देखने में तो कम है, लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस के दौरान पूरी दुनिया में खासतौर पे जो यूरोप और अन्य देशों में जो उसका निर्यात कम हुआ है, धीमा हुआ है, थम गया है एक तरह से, तो उसमें ये 3% निर्यात भी बहुत मायने रखता है चीन के लिए। और अगर इंडिया की ओर से हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं वो चाइना से, अगर वो हम लोग कुछ रोक पाएँ तो एक तरह से उनके लिए काफ़ी असरकारक होगा वो। आपको बता दूं कि इस वक्त कोरोना की वजह से जो डिमांड कम हुई है पूरी दुनिया में, चाइना पर काफ़ी इफेक्ट हुआ है, उससे चाइना में 8 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए, जो ऑलरेडी फैक्ट्री में काम करते थे वो सब बेरोजगार हो गए। तो एक प्रेशर तो वहाँ होगा ही बायकॉट चाइना अभियान से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूरसंचार विभाग यानी टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने किन कंपनियों से चाइनीज 4G प्रोडक्ट का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करने को कहा है? मतलब कि नया प्रोडक्ट अब
इस्तेमाल नहीं करने को कहा है, ये बात हुई। आंसर होगा BSNL और MTNL। ओके, ये दूरसंचार विभाग के थ्रू गवर्नमेंट ने ये कहा है। भारत चीन जो LAC टेंशन चल रहा है, उसके बाद भारत का ये रुख है, और ये माना जा रहा है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने ये सुरक्षा के मद्देनज़र ये फैसला किया है, क्योंकि चीनी कंपनियों से नेटवर्क की सिक्योरिटी को लेकर खतरा है, स्पाइंग भी हो सकती है, यानी जासूसी भी हो सकती है। तो इस वजह से दरअसल BSNL और MTNL ने अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को 4G में कन्वर्ट करने और डेवलप करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट खरीदने और इंस्टॉल करने का टेंडर जारी किया हुआ था, और उस टेंडर में जो ऐसा माना जा रहा था कि चाइनीज़ कंपनियां भी थी, तो ऐसे में अब वो टेंडर जो है हो सकता है कि रद्द हो जाए या उसको फिर से अपडेट किया जाए, नया टेंडर जारी किया जाए। इसके अलावा केंद्र सरकार ये भी विचार कर रही है कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनसे भी कहा जाए कि वो चीनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके पर निर्भरता वो कम करें। तो सरकार के इस फैसले से ये भी माना जा रहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को एक तरह से 5G को लेकर भी संदेश दिया गया है कि चीनी कंपनियों के इक्विपमेंट वो न लें, न इस्तेमाल करें। एक तरह से संदेश है, अभी डायरेक्ट कहा नहीं गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अमेरिका यानी USA ने 5G टेक्नोलॉजी के मानक तय करने के लिए किस चीनी कंपनी को US कंपनी के साथ काम करने की अनुमति दे दी है? आंसर होगा हुआवे। ओके, देखिए अमेरिका ने चीनी कंपनी हुआवे पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन अब प्रतिबंध में ढील दी गई है। मेरे बगल में आप न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देख रहे हैं। इसके अनुसार 5G टेक्नोलॉजी और कटिंग एज टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो अपने अंतिम चरण में है, तो उसको कहते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो उसका मानक तय करने के लिए US डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने ये परमिशन दी है। दरअसल हुआ ये है कि अमेरिकी कंपनियों को 5G के लिए स्टैंडर्ड तय करने थे, और ये स्टैंडर्ड जो है वो दुनिया की अलग अलग कंपनियों के साथ मिलकर बातचीत करके ये तय होते हैं। और इसमें ये दिक्कत था कि अगर चीन ने अलग स्टैंडर्ड तय कर लिए तो अमेरिकी कंपनियों के लिए कारोबार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मान लो कि चाइना की कंपनी का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाए, तो ऐसे में अमेरिकी कंपनियों का जो प्रोडक्ट है वो लेने से लोग हिचकेंगे, क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट वहाँ पर माना जाएगा। ऐसे ही चीन के साथ भी था कि चीन भी ये देख रहा था कि अगर अमेरिकी कंपनी का जो 5G प्रोडक्ट है वो उसका स्टैंडर्ड हाई हो गया तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। तो ये किया गया। और आपको बता दूं कि वैसे तो अमेरिका जो है वो भारत समेत दुनिया के कई देशों को धमकी देता रहा है कि चीनी कंपनी हुआवे के साथ कारोबार ना करें, 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करें। और उसका ये आरोप है अमेरिका का कि हुआवे जो है वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी की चोरी करती है और स्पाइंग भी करती है, खुफियागिरी भी करती है। लेकिन अब जब अमेरिका को ज़रूरत पड़ी है तो उसने अनुमति दे दी है। और यहाँ तक देखिए आप कि भारत और चाइना के साथ जो बॉर्डर टेंशन चल रहा है उसमें भी अमेरिका ने एक तरह से चुप्पी साध रखी है। अभी हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे ex-NSA जॉन बोल्टन, तो उन्होंने उनकी एक किताब आने वाली है, और उस किताब के कुछ अंश जो हैं वो कई सारे मीडिया जो अखबार हैं उन सब में छपे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल, द वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, उन सब में छपे हैं। दरअसल इसमें दावा किया गया है कि ट्रंप ने साल 2020 में अभी जो चुनाव होने वाला है, राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में, उसके लिए अपनी जीत के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मदद मांगी थी। मतलब देखने को ही मिल रहा है कि दिखाने के दांत अलग और काम करने के दांत अलग, खाने के दांत अलग। तो ये स्थिति एक तरह से अमेरिका की ओर से देखी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोविड-19 की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। तो ये यात्रा ओडिशा के किस जिले में निकाली जाती है? आंसर होगा पुरी। ओके, देखिए ये यात्रा जो है वो 23 जून को ओडिशा के पुरी जिले में निकलनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जनहित और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए हम इस साल रथ यात्रा की अनुमति नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे ने सुनवाई के दौरान ये कहा, कोट करना मुझे लगता है ज़रूरी है। उन्होंने ये कहा इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम इसकी इजाज़त देते हैं तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ़ नहीं करेंगे। महामारी के समय ऐसे आयोजन नहीं हो सकते हैं, लोगों के स्वास्थ्य के लिए आदेश देना ज़रूरी है, ये कहा है।
अच्छा, श्री जगन्नाथ यात्रा, उनके बारे में तो जानते होंगे इस यात्रा के बारे में। ये भगवान विष्णु के पूर्ण कला अवतार श्री कृष्ण का एक रूप माना जाता है जगन्नाथ जी को। ये यात्रा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और ये रथ यात्रा जो है वो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया में शुरू होता है। अब भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अलग अलग रथों पर सवार होकर श्री गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। 9 दिन तक ये यात्रा चलती है और इसके लिए 3 रथ होते हैं। तो ये जो है लोग खींचते हैं, करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग उसमें हिस्सा लेते हैं। पूरे दुनिया से, देश से लोग जुटते हैं और इसी वजह से यहाँ पर रोक लगाई गई है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एक तरह से होना मुश्किल लग रहा था वहाँ पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, पूरे अब तक का PDF वो ले सकते हो आप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और इसके अलावा 2019 का भी करंट अफेयर्स है, उसका बुक भी है अमेजन पे, वहाँ से भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मंत्री अच्युत काशीनाथ सिनाई उसगांवकर, तो उनका निधन हो गया 16 जून को, तो किस राज्य से थे? आंसर है गोवा। 92 ईयर के थे और गोवा का जो सबसे पुराना क्षेत्रीय संगठन है महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, तो उसके वो नेता थे और 1977 से 1979 तक वो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। BCCI के लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर होगा 1 साल। 1 साल के लिए बढ़ाया गया है और जस्टिस जैन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ठीक है। तो 1 साल के लिए उनको बढ़ाया गया है, उनका टर्म जो है वो ख़त्म होने वाला था। अब BCCI की बात हो रही है, अभी चेयरमैन कौन है? सौरभ गांगुली। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, एशियाई पैरालंपिक समिति के द्वारा चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 किस जगह आयोजित करने का फैसला किया गया उसके द्वारा? आंसर होगा बहरीन। बहरीन में होगा ये चौथा एशियाई युवा पैरालंपिक गेम्स होगा 2021 में। ओके, तो ये आयोजन होगा बहरीन में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व सिकल सेल जागरूकता सप्ताह यानी वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 जून। ओके, इस दिवस की शुरुआत जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2008 में की थी, उस समय घोषणा हुई थी। तो ये सिकल सेल रोग होता क्या है? देखिए, मुख्य तौर पर कहें कि सिकल जो है ना, सिकल का अर्थ अगर आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो हसिया होता है, हसिया। तो इस बीमारी में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो उनका जो आकार है वो हसिये की तरह हो जाता है, एकदम इस तरह से अर्धचंद्राकार। ओके, अर्धचंद्र के रूप में। तो ऐसे में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, वो कठोर और चिपचिपी हो जाती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स, और खून जो है नसों में ही फंस जाता है और बहुत शरीर के अलग अलग अंगों में ऑक्सीजन का फ्लो भी कम हो जाता है या रुक जाता है। ऐसे में काफ़ी दिक्कत होती है, एनीमिया की समस्या हो जाती है, तो इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना, आपके कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ। इसका PDF अवेलेबल हो गया है, मेरे बगल में लिंक है डाउनलोड का, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, या आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी लिंक मैंने दे दिया है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मिलते हैं।